वेलकम बैक टू माई चैनल स्टोरीज विद सत्यम। आज मैं आपको ऐसे गांव लेकर चलूंगा जहां पर चुड़ैलों का साया है। ज्यों-ज्यों ट्रेन गांव के समीप आती जा रही थी, मेरे मन को कई तरह के ख्याल सता रहे थे। पूरे 20 वर्ष के बाद गांव लौट रहा हूं, अपनी पढ़ाई पूरी करके और कुछ दिन नौकरी में गुजार कर। अब भी वैसा ही होगा मेरा गांव, वैसी ही पगडंडियां, खेत, कुएं, बावड़ी, नदी और बसवाड़ी। बसवाड़ी का स्मरण आते ही मैं भय से सिहर उठता हूँ। अरे, वहां तो चुड़ैल रहती थी, क्या अब भी वहीं होगी? गांव से बाहर की तरफ गड़हियां थी, जिसमें बरसात का पानी भरा रहता था। उन गड़हियों के आसपास बसवाड़ी उगी थी, शायद उन गड़हियों की नमी की वजह से। गड़हियों का पानी जहां शौच के बाद सफाई के काम आता था, वहीं बसवाड़ी के मोटे मोटे बांस, उनकी पतली पतली कैनियां और पत्ते मिलकर ऐसा घना झुरमुट बनाते कि वहां गांव की स्त्रियों की इज्जत सुरक्षित रहती, अर्थात वहां वो निश्चिंत होकर शौच कर सकती थी। सुबह पौ फटने से पहले और शाम को अंधेरा होने के बाद स्त्रियां झुंड में तो कभी अकेले भी बसवाड़ी हो आती थी। तब आजकल की तरह घर घर में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। गांव के लड़के अक्सर गर्मी की दोपहरियों में घाड़ियों तक जाते, वहां सिधड़ी और गहरी मछली पकड़ते, बांस के पत्तों को जलाकर भूनते और खा पीकर थोड़ी ही दूर पर स्थित नदी में नहा धोकर लौट आते। कभी कभी वो डीह बाबा तक जाते और बाग बगीचों से तोड़े कच्चे पक्के फल फूल चढ़ाकर लौट आते। लड़कियां अपनी दोपहरिया गोटी खेलकर, एक दूसरे की ढील हेर कर या फिर इधर उधर की बातें करते काटती। गांव में एक ही प्राइमरी पाठशाला थी, जो बरगद के पुराने घने पेड़ के नीचे लगती थी। बच्चे घर से बोरा, पटरी व खड़िया लेकर आते। पटरी को रोज ही कोयला घिसकर चमकाया जाता। उस पर लाइन खींचने के लिए दूध या पानी तैयार होता, जिसमें मोटा डोरा डालकर उसमें लाइन खींची जाती। फिर नरकट की कलम या सूखी दुधिया से बना बनाकर सुंदर अक्षरों में लिखा जाता। पाठशाला में एक ही मास्टर थे, जिनका नाम तो रमाशंकर था, पर बच्चे उन्हें यमराज कहते। तवे की तरह काले, लंबे चौड़े, लाल आंखों और बड़ी बड़ी मूंछों वाले मास्टर साहब जब अपने उजले लंबे दांत निकालकर हो करते, तो अधिकांश बच्चे जंघिये में ही पेशाब कर देते। वो मारते भी बहुत थे। उनके हाथ में हमेशा हरी छड़ी रहती, जो पेड़ की ताजा टहनी से बनी होती, जिसकी मार से निशान तो नहीं पड़ता था, पर उसके लगते ही बच्चों को मिर्गी का दौरा सा पड़ जाता। अरे माई, अरे दादा, अरे बाप की पुकार मच जाती। स्कूल में जब मास्टर जी नहीं रहते या फिर कहीं जाकर गपिया रहे होते, तब बच्चे खूब हो हल्ला करते, तमाम बातें करते, जो आगे बढ़कर चुड़ैलों तक पहुंच जाती। एक लड़की जो 12 साल की थी और जिसकी शादी भी हो चुकी थी, हम लोगों के साथ कक्षा 2 में पढ़ रही थी। उम्र के हिसाब से वो सयानी भी थी। एक दिन उसने बताया कि उसके दादाजी के पास रोज एक चुड़ैल औरत बनकर आती है और मल का उपटन वो पेशाब तेल लगाकर चली जाती है। एक लड़का बताता था कि उसने चुड़ैल देखी है, सामने वाले सेमर के पेड़ पर बंदर की तरह चढ़ती रहती है। ऐसे अनगिनत किस्से। मैं डर के मारे कांपने लगता। घर पहुंचकर दीदी की गोद में छिप जाता। थोड़ी देर के बाद पूछता, दादी, क्या चुड़ैल होती है? दादी कहती, होती है ना। फिर एक घटना सुनाती। एक बार मेरी मौसी मूर्ति, जिन्हें गांव के लोग मुरतिया कहते, उसको आधी रात को बसवाड़ी जाने की जरूरत महसूस हुई। वो बड़ी निडर थी, अकेले ही निकल पड़ी। बसवाड़ी होकर वो नदी के किनारे से वापस आने लगी तो देखा कि एक बड़ी सी रोहू मछली वहां रेत में पड़ी है। मौसी का मन ललचा गया। वो उसे पकड़ने लगी तो मछली उछलकर आगे चली गई। मौसी भी बढ़ी, फिर आगे मछली, पीछे मौसी। आखिर में मछली पानी में चली गई। मौसी समझ गई कि ये मछली नहीं, कुछ और है, पर वो बिना डरे और मुड़े सीधे घर की तरफ चली तो पीछे से किसी के नाक से बोलने की आवाज आई, ए
बुरतिया रोहू खैबे लो हो। मौसी ने पलटकर नहीं देखा, वरना जान से चली जाती। मैंने डर कर पूछ लिया, दादी वो मछली क्या चुड़ैल थी? दादी कहती, नहीं, बुढ़वा था। जो लोग पानी में डूबकर मर जाते हैं वो बुढ़वा बन जाते हैं। जब तुम्हारे पैर में नदी के किनारे लिबलिबा जिलजिला सा कुछ चिपकने लगे तो समझ लेना बुढ़वा पकड़ रहा है। मैं चीख कर रोने लगा तो मां आकर दादी को डांटती, क्यों बच्ची को डराती हैं? मैं इसे अपने भाई के घर भेज दूंगी, यहां रहकर बर्बाद हो जाएगा। फिर दादी और मां में झगड़ा शुरू हो जाता और मैं भागकर बुआ के पास चला जाता, तो वो भी चुड़ैलों के बारे में अपने अनुभव सुनाने लगती। अंततः मां ने मुझे पढ़ने को शहर भेज दिया। हाई स्कूल के पास करने के बाद जब मामा के साथ गांव लौटा तो बहुत कुछ बदला हुआ था, पर चुड़ैलें और उनकी कहानियां उसी प्रकार थी। एक दिन मैं बसवाड़ी की तरफ दोपहरिया में कुछ लड़कों के साथ निकल गया तो धूप लगी मुझे। लौटते तेज बुखार हो गया। बस क्या था, सारा गांव इकट्ठा हो गया। सबको संदेह था कि अवश्य ही मुझे किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया है। सुंदर सयान लड़का देख ललचा गई होगी। फिर सोखा चाचा बुलाए गए। सोखा गांव का वो मर्द प्राणी होता था जिससे चुड़ैलें भय खाती थी, जिसकी जरूरत गांव के किसी भी घर को पड़ सकती थी। इसीलिए सोखे को अनाज कटाई के समय ही सभी घरों से पर्याप्त अनाज दे दिया जाता था, जिसे सोखैती कहते थे। सोखा को बुलाया जाता देखकर मामा मेरे पास आए और बोले, देखो बेटा, कुछ भी हो जाए तुम हाथ पैर मत पटकना, बक झक मत करना, चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होती, तुम्हें लू लगी है बस। सोखा चाचा ने मुझे अपने पास बिठाया और मंत्र पढ़ने लगे, फिर हाथ पैर पटकने लगे। पर मैं बैठा बैठा मुस्कुराता रहा, क्योंकि सोखा चाचा के ठीक पीछे मामा खड़े थे और मुझे धैर्य रखने के इशारे कर रहे थे। बड़े घर का लड़का था, इसीलिए मुझे ना तो लाल मिर्च की धुनी दी गई, ना मारा पीटा गया, वरना गरीब घरों की स्त्रियों को सोखा चाचा मारते पीटते थे, लाल मिर्ची की धुनी देते थे। एक बार पड़ोस की मीना दीदी के गाल को उन्होंने चिमटे से दाग दिया था। हट्टे कट्टे मर्द सोखा की मार से चुड़ैलें त्राही त्राही करती भाग खड़ी होती। शहर लौटने पर मैंने मामा से पूछा, चुड़ैलें औरतों को ही क्यों पकड़ती है, मर्दों को क्यों नहीं पकड़ती? मामा मुस्कुराते हुए बोले, अब ये भी पूछ कि मर्द ही सोखा क्यों होते हैं, औरतें क्यों नहीं? मैंने उत्सुकता से पूछा, हाँ मामा, मामा बताओ ना। मामा बोले, सबसे पहले ये जान ले कि भूत प्रेत चुड़ैल सब भ्रम है, भय है भूत। अच्छा ये बता, हिंदी में भूत, अंग्रेजी में पास्ट का क्या मतलब होता है? बीता हुआ ना, जो बीत गया, गुजर गया, यानी खत्म हो गया, वो वापस आकर कष्ट कैसे दे सकता है? पर मामा, मैंने खुद औरतों को खेलते देखा था। इस दौरान वो उछल उछल कर गिरती हैं, उन्हें बहुत चोटें भी आती हैं। कोई जानबूझकर अपने शरीर को कष्ट क्यों देगा? मैंने अपनी बात रखी तो मामा ने समझाया, बेटा, जब मन का कष्ट बहुत बढ़ जाता है तो तन की कष्ट की तरफ ध्यान नहीं जाता। तू तो जानती है गांव में औरतों के जिम्मे कितना काम होता है। सुबह से रात तक खटती रहती है, कूटना, पीसना, फटकना, परोछना, पकाना, बर्तन, हड़िया, झाड़ू, बखारू, इसके साथ साथ बड़ी पापड़ बनाना, गोबर पोथना, गाय भैंस की देखभाल करना, कितना गिनवाऊं। ऐसे में उनको अपने बारे में सोचने का अवसर ही नहीं मिलता। बिल्कुल बंधुआ मजदूर होती हैं वो। ऐसे में सुबह शाम को बसवाड़ी जाने के बहाने उन्हें थोड़ी देर के लिए आजादी मिलती है। मामा चुप हो गए तो मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। क्या मामा, फिर यही कि उस समय उनकी दमती इच्छाएं कल्पना खुली हवा में सांस लेती है? उनके काट दिए गए पंख उनके शरीर में आ जाते हैं, वो खुले आकाश में उड़ जाना चाहती है, पर अपने दमती जीवन की विवशता, वो बंधनों को सोचकर उदास हो जाती है। वो सोचती है, आखिर क्यों वो अन्याय अत्याचार सहकर भी चुप रहने को विवश हैं? वो कब तक, कितना और क्यों सहे? अपनी वस्तु स्थिति का ज्ञान उसमें बदले की भावना भर देता है। परिणाम ये होता है कि घर पहुंचते पहुंचते उन्हें चुड़ैल पकड़ चुकी होती है।
फिर वो कभी हंसती है, कभी विलाप करती है और हाथ पैर सिर पटकती है। दरअसल वो अपने को मनुष्य समझे जाने के लिए चित्कार करती है। घर में रहने पर वो पर्दा नशीन माँ, बहन, बेटी, बहू होती है। किसी से अपनी व्यथा नहीं कह सकती, तो चुड़ैल के बहाने ही अपनी भड़ास निकाल लेती है। तो मामा, इसका मतलब औरतों की अतृप्त इच्छाएं व दमित स्वतंत्रता ही चुड़ैल होती है। पर सोखा तो उन्हें बहुत मारता पीटता है, फिर उनके घर के मर्द मना क्यों नहीं करते? मैंने अपनी चिंता व्यक्त की तो मामा ने कहा, क्योंकि जिस तरह दमित गुलाम स्त्रियों की इजात चुड़ैल है, उसी प्रकार मर्दों की इजात सोखा है। मर्द समाज जानता है कि स्त्रियों पर सवार चुड़ैलें उनके घर के इज्जत का तमाशा बना सकती है। घर की भीतरी काली को सबके सामने उनके मुंह पर मल सकती है, आजाद हो सकती है। इसीलिए उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए सोखा की परिकल्पना की। इस तरह स्त्रियां डाल डाल थी तो मर्द समाज पात पात निकला। महिला सोखा का निर्माण उसने इसीलिए नहीं किया कि हो सकता है स्त्री होने के नाते उसे चुड़ैलों से बहनापा हो जाता, या फिर महिला चुड़ैलों की इतनी दुर्दशा ना कर पाती जिससे हमेशा के लिए वो भाग जाए और औरत फिर से माता बन जाए। सोखा का इसीलिए मर्द समाज बड़ा सम्मान करता था, उसको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था। ट्रेन रुकी तो मैं अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गया। गांव पहुंचकर देखा कि अब वो छोटे मोटे कस्बे में बदल चुकी है। नदी सूख चुकी है, गढ़ैया पाट दी गई है, बहुत सारे खेतों में मकान बन गए हैं, बहुत सी दुकानें भी हो गई हैं। फास्ट फूड, कोका कोला, मोबाइल की भी दुकानें हैं। अब सबके घरों में शौचालय है। कई स्कूल व इंटर कॉलेज भी खुल चुके हैं। गरीब बच्चे भी साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्कूल जाते हैं। वो पटरी, स्केल व गढ़िया के बदले कापी पेन का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रगति अच्छी लगी। रात को माँ से बातचीत होने लगी तो मैंने पूछा, माँ, क्या अब यहाँ किसी को चुड़ैल नहीं पकड़ती? माँ हंसी। जब सोखा नहीं रहा तो चुड़ैल कहाँ रहेंगी? सोखा कहाँ गया माँ? उसने धंधा बदल लिया है, अब वो दारू बेचता है। दारू? पर दारू गांव में कहां से आई? सोखा ही लाया। शुरू शुरू में फुटबॉल जैसे खोल में मंगवाता था, फिर कनस्तरों में मंगवाने लगा। अब तो उसने कच्ची शराब की भट्टी उसी जगह खोल ली है जहां पहले बसवाड़ी थी, यानी जहां चुड़ैल थी। हाँ, अब जहां सोखा वहां चुड़ैले, और जहां चुड़ैले वहां सोखा। शाम को चलना, दिखला दूंगी चुड़ैलों को। शाम को मैंने शराब की वो भट्टी देखी जहां पर ढेर सारी बोतलें थी और बोतलों में बंद थी चुड़ैलें। कुछ चुड़ैलें पुलिस की वर्दी में सोखा से चढ़ावा मांग रही थी। जो लोग वहां बैठे थे उनके सामने बोतलों में बंद थी। जो बोतल खाली कर चुके थे उन पर चुड़ैलें सवार हो चुकी थी। उसमें से कुछ घर पहुंचकर अपनी औरत बच्चों को पीट रहे थे, कुछ नालियों में तो कुछ इधर उधर पलटनी खा रहे थे। सोखा अपने सामने रखे टीवी में माइकल जैक्सन का नाच देख रहा था जिस पर चुड़ैल सवार हो चुकी थी। बाप रे, इतनी चुड़ैलें इतने रुपयों में! आहा, मैंने हंसते हुए माँ से कहा, अच्छा हुआ माँ कि चुड़ैलों ने औरतों को छोड़कर मर्दों को पकड़ लिया है।